कैश सेल्स एंड इंटरनल चेक, ये स्टार्ट किया था कल हमने। कैश सेल्स एंड इंटरनल चेक। और इसमें आई टोल्ड यू कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेल्स एट द काउंटर, सेल्स एट काउंटर। सेकंड इज सेल्स बाय ट्रेवलिंग एजेंट। एंड थर्ड इज पोस्टल सेल्स। इन 3 पार्ट्स में हम कैश सेल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, कैश सेल्स में आप सेल्स करते हैं और बदले में कैश कलेक्ट करते हैं। तो जहां पर भी कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो कैश सेल्स के केस में स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सेल्स एट द काउंटर। सेल्स एट द काउंटर, व्हाट इज सेल्स एट द काउंटर? आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाकर सामान खरीदते हैं और काउंटर पर उसकी पेमेंट करते हैं। दिस इज नोन एज सेल्स एट द काउंटर। ठीक है जी। अब काउंटर पे अगर आप सेल्स करवा रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या इंटरनल चेक प्रोसीजर ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ये पॉइंट वैसे हम कल डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं रिपीट करती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क मींस काम का विभाजन, काम का विभाजन करना। शुरू से लेके एंड तक, जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान में एंटर हुआ वहां से लेकर जब कस्टमर सामान कलेक्ट करके आपकी दुकान से बाहर निकल गया, तो इसके बीच में जितने भी प्रोसेसेस हैं आपको किसी एक कर्मचारी के हाथ में नहीं देने। आपको अलग अलग कर्मचारियों के हाथ में एक ट्रांजैक्शन सौंपनी है। जैसे कि एक कर्मचारी रखिए आप कस्टमर को सामान दिखाने के लिए, दूसरा कर्मचारी रखिए आप कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए, तीसरा कर्मचारी रखिए जो कि बुक्स में एंट्री करेगा, और चौथा कर्मचारी रखिए जो कि कस्टमर को सामान हैंड ओवर करेगा। आपने एक ही कर्मचारी को सारे काम नहीं देने। यदि आप एक ही कर्मचारी को सारे काम दे देंगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है, अगर आप सेल्स एट द काउंटर कर रहे हैं तो आप डिवीजन ऑफ द वर्क करिए अमंग डिफरेंट पर्सन्स। एक पर्सन हो जो सामान को सेल करे, पर्सन हु सेल्स द गुड्स। गुड्स बेचने के लिए एक पर्सन रखिए। पर्सन हु टेक्स पेमेंट, कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए दूसरा कर्मचारी रखिए। तीसरा, पर्सन हु रिकॉर्ड्स द सेल्स इन द बुक्स। जो बुक्स में सेल्स की एंट्री करेगा उसके लिए तीसरा व्यक्ति रखिए। एंड पर्सन हु गिव्स द गुड्स टू द बायर। जो बायर को गुड्स हैंड ओवर करे इसके लिए चौथा व्यक्ति रखिए। ठीक है जी। काम तो डिवाइड हो गया। नाउ सेकंड इज सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? क्या होती है सिक्योरिटी? देखिए, जिस पर्सन को आपने कैशियर बना रखा है जो कि कस्टमर से कैश कलेक्ट करेगा, आप उससे ना कुछ सिक्योरिटी का अमाउंट रख लीजिए। सिक्योरिटी का अमाउंट रखिए। सिक्योरिटी क्या होता है पता है? चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज सिक्योरिटी। मेंशन इन द चैट बॉक्स वेरी क्विकली। सिक्योरिटी मीन्स बेटा कि आप किसी व्यक्ति से कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रख रहे हैं
कोई चीज गिरवी रखना, राजेंद्र। हाँ जी राजेंद्र, सही कह रहे हैं आप, कोई चीज गिरवी रखना। आप किसी व्यक्ति से कोई अमाउंट ऑफ मनी या फिर कोई एसेट अपने पास रखवा रहे हैं कि कल को यदि वो पर्सन फ्रॉड करता है या धोखाधड़ी करता है तो आप उसकी सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा रियलाइज कर सके। मैंने राजेंद्र को रखा कैशियर। ये है राजेंद्र। अब राजेंद्र ने आंसर दिया है तो अब हम राजेंद्र को ही पकड़ लेते हैं। राजेंद्र इज द कैशियर और ये है शॉपकीपर, शॉप का ओनर। इसकी गारमेंट्स की शॉप है। ये जो शॉपकीपर है राजेंद्र को कैशियर रखने से पहले राजेंद्र से सिक्योरिटी रखवा लेता है अपने पास। सिक्योरिटी के तौर पे 5,000 रुपए और साथ ही साथ राजेंद्र की एक गोल्ड की चेन रखवा लेता है, गोल्ड चेन। ठीक है जी। क्यों रखवाया? क्योंकि शॉपकीपर को राजेंद्र देखने में चोर लगा। भाई अगर चोर ही लगा तो फिर कैशियर क्यों रखा? चोर ही लगा तो कैशियर क्यों रखा? इस सेंस में तो चोर नहीं लगा, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं कल को राजेंद्र के मुंह में पानी आ जाए इतना सारा कैश देखकर, और इस कैश में से राजेंद्र कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो तब ये शॉपकीपर राजेंद्र द्वारा रखी गई सिक्योरिटी का जो पैसा है उसको यूज करेगा। तो अब शॉपकीपर सुरक्षित है। ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि जब भी आप कोई कैशियर रखे तो उससे सिक्योरिटी जरूर रखवा लीजिए, और वो सिक्योरिटी आप फोरफीट कर लीजिए। ये सिक्योरिटी जो है इसको आप फोरफीट कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीट? फोरफीट मीन्स जब्त करना। फोरफीट का मतलब होता है जब्त करना। ये सिक्योरिटी का अमाउंट तब फोरफीट कर लिया जाएगा यदि कैशियर किसी तरह का फ्रॉड करता है। ठीक है जी। तो सिक्योरिटी का अमाउंट जरूर रखवाएं अपने पास। तीसरा, आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है जब कस्टमर दुकान में आता है, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? सबसे पहले तो देखिए, डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, आप मान लीजिए कि आप कपड़ों के दुकान के मालिक हैं। जैसे ही कस्टमर एंटर किया तो सबसे पहले आप कस्टमर को सामान दिखाते हैं, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का प्रदर्शन करना। गुड्स का प्रदर्शन। गुड्स का प्रदर्शन करने के लिए आप खुद नहीं जाते कस्टमर के पास, आपने सेल्समैन रखे हुए हैं, बहुत सारे सेल्समैन रखे हुए हैं। जैसे कि आपने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मिस्टर ए रखा हुआ है सेल्समैन। अनस्टिच्ड सूट्स के लिए आपने रखा हुआ है मिस्टर बी सेल्समैन। ऐसे ही सेमी स्टिच्ड सूट्स के लिए आपने मिस्टर सी को सेल्समैन रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो गुड्स की प्रदर्शनी के लिए आपको सेल्समैन रखने हैं। ठीक है जी। और अलग अलग कपड़ों के लिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स के लिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए आपको अलग अलग सेल्समैन रखने हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज वन ऑफ योर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गुड्स के डिस्प्ले के लिए सेल्समैन रखने हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या आता है, जैसे ही ये जो सेल्समैन है ये कस्टमर से कपड़े चूज करवा लेगा, उसके बाद बिल बनाना है। मेकिंग एंड
इशूइंग बिल, बिल को आप इनवॉइस भी कहते हैं। बिल बनाना है, आप बिल बनाने के लिए एक अलग पर्सन रखिए, बिल बनाने के लिए अलग कस्टमर, अलग एम्प्लॉय रखिए। सेल्समैन को बिल बनाने का काम मत दीजिए। ठीक है जी, बिल बन गया। बिल बनाने के बाद क्या होगा? पेमेंट ऑफ द बिल, पेमेंट ऑफ बिल, जो कस्टमर है बिल की पेमेंट करेगा। ठीक है जी, बिल की पेमेंट भी हो गई। पेमेंट के लिए, जो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा उसके लिए आप एक अलग पर्सन रखिए। ठीक है, उसके बाद गुड्स की होगी डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब कि गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा कस्टमर को। जैसे ही बिल की पेमेंट हो जाएगी, सबसे पहले तो पैकिंग डिपार्टमेंट के पास ये बिल पहुंचाया जाएगा, और पैकिंग डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर का जो सूट है उसको पैक कर देगा, पैकिंग डिपार्टमेंट। और पैकिंग डिपार्टमेंट गुड्स को कहां पर भिजवा देगा? गेट कीपर के पास, गेट कीपर के पास भिजवा देगा। जैसे ही बिल की पेमेंट हो जाएगी, कस्टमर बिल की पेमेंट करेगा, तो कैशियर उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा। किस चीज की? कैश रिसीव्ड, स्टैम्प्ड कैश रिसीव्ड। कैशियर बिल के ऊपर कैश रिसीव्ड की स्टैंप लगा देगा, मुहर लगा देगा, बाय कैशियर। ये कब होगा? जब बिल की पेमेंट होगी। बिल की पेमेंट के बाद बिल के ऊपर कैशियर ठप्पा लगा देगा, मुहर लगा देगा, कैश रिसीव्ड। उसके बाद ये बिल पैकिंग डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा। पैकिंग डिपार्टमेंट गुड्स को पैक करके गेट कीपर के पास छोड़ देगा। गेट कीपर जो है गुड्स को डिलीवर करेगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स कर देगा। किसे? कस्टमर को हैंड ओवर कर देगा गुड्स, और उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा। बिल के ऊपर एक और स्टैंप लगा देगा। क्या स्टैंप लगेगी? गुड्स डिलीवर्ड की स्टैंप, ताकि बिल को देखकर ये पता चल जाए कि इस बिल के जो गुड्स हैं वो कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। स्टैम्प्ड गुड्स डिलीवर्ड। और ये स्टैंपिंग कौन करेगा? गेट कीपर करेगा। गेट कीपर ये स्टैंपिंग करके जो गुड्स हैं वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है मैम। फिर उसके बाद क्या होगा? अब कस्टमर तो चला गया। कस्टमर के जाने के बाद दिन भर में जितने भी कस्टमर आए और जितनी भी सेल्स करी, सारी सेल्स को चेक किया जाएगा। चेकिंग द सेल्स, सारी सेल्स की जांच करी जाएगी। कैसे? जो सेल्समैन है, सेल्समैन कैशियर, कैशियर ने कैश कलेक्ट किया होगा, सेल्समैन ने सामान बेचा होगा। तो सेल्समैन, कैशियर और जिसने गुड्स को डिलीवर करा, पर्सन इशूइंग द गुड्स, ये तीनों इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे बैठकर लिस्ट तैयार करेंगे, और उनकी लिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। सेल्समैन, कैशियर और जिस पर्सन ने गुड्स को इशू किया, इन तीनों की जो लिस्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। और यदि मैच नहीं करती तो इससे क्या होगा? पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पर गड़बड़ी है। क्या सेल्समैन ने गड़बड़ करी है, या कैशियर ने, या फिर जिसने गुड्स को इशू किया उसने गड़बड़ करी है, ये पता चल जाएगा। सो इससे क्या होगा? काम की जांच हो जाएगी। तीनों के काम की जांच आपस में एक दूसरे के काम के साथ हो जाएगी। दिस इज द होल प्रोसेस that is to be followed for
a strong internal check in case of sales at the counter. So क्या करना है सेल्स एट द काउंटर के लिए? सबसे पहले तो आपको काम का विभाजन करना है। कैशियर से आप सिक्योरिटी कलेक्ट करके रख लीजिए। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स के लिए आप एक अलग व्यक्ति रखिए जो गुड्स का प्रदर्शन करे। हर तरह के गुड्स के लिए आप अलग-अलग सेल्समैन रख सकते हैं। दूसरा, जैसे ही कस्टमर को गुड्स पसंद आए, आप क्या करेंगे? बिल को बनाएँगे, इश्यू करेंगे टू द कस्टमर। कस्टमर बिल की पेमेंट करेगा। जैसे ही बिल की पेमेंट हो जाएगी, बिल के ऊपर स्टैम्प लग जाएगी कैश रिसीव्ड की और ये स्टैम्पिंग करेगा कैशियर। पेमेंट के बाद जो गुड्स हैं वो पैकिंग डिपार्टमेंट के पास चली जाएँगी। पैकिंग डिपार्टमेंट गुड्स को पैक करके गेटकीपर के पास छोड़ देगा और जो गेटकीपर है गुड्स की डिलीवरी कर देगा, हैंडओवर कर देगा टू द कस्टमर और उसके ऊपर स्टैम्पिंग कर देगा गुड्स डिलीवर्ड की। जब पूरे दिन की सेल्स खत्म हो चुकी होंगी, तो सेल्समैन, कैशियर और जिसने गुड्स इश्यू करी हैं, ये तीनों लोग आपस में बैठेंगे और अपने-अपनी द्वारा क्रिएट करी गई लिस्ट को एक-दूसरे की लिस्ट के साथ चेक करेंगे ताकि अगर कोई मिस्टेक हो कहीं पर, तो वो पकड़ी जाए। So this is the whole process that is to be followed in case of sales at the counter. अब फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद the second part in cash sales is sales by traveling agent. Second is sales by traveling agent. कैसे चलता है ट्रैवलिंग एजेंट का स्ट्रक्चर? ये देखिए, ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके इंस्ट्रक्शंस पर एजेंट काम करता है। प्रिंसिपल है जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, कोई किसी तरह की गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर है ये। और ये जो प्रिंसिपल है, ये अपने गुड्स खुद जाकर मार्केट में नहीं बेचता। ये ना ट्रैवलिंग इसने बहुत सारे ट्रैवलिंग एजेंट्स रखे हुए हैं। ट्रैवलिंग एजेंट्स रखे हुए हैं। ये जो गुड्स हैं, वो इनको दे देता है सेल करने के लिए। गुड्स इन्हें हैंडओवर कर देता है फॉर सेल्स। सो एक तरह से इन दोनों के बीच में कौन-सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। प्रिंसिपल के गुड्स को कौन सेल कर रहा है यहाँ पर? ट्रैवलिंग एजेंट्स सेल कर रहे हैं। अब ट्रैवलिंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चे? ट्रैवलिंग एजेंट्स जैसे कि ट्रैवल से आप समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके गुड्स का प्रचार करते हैं। किसकी गुड्स का प्रचार करते हैं? प्रिंसिपल के गुड्स का प्रचार करते हैं और अगर उनको मार्केट से कुछ ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर्स रिसीव करते हैं। ठीक है जी? सो क्या काम है ट्रैवलिंग एजेंट्स का? ट्रैवलिंग एजेंट्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और क्यों करते हैं? टू पब्लिसाइज द गुड्स। पब्लिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। गुड्स के प्रचार के लिए गुड्स के प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और गुड्स किसकी होती हैं? गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल। उनके खुद के गुड्स नहीं है ये प्रिंसिपल के गुड्स हैं और प्रिंसिपल के गुड्स ये बेच रहे हैं और यदि किसी को कोई गुड पसंद आता है तो ये क्या करते हैं? ये ऑर्डर ले लेते हैं। रिसीव द ऑर्डर्स। गुड्स के ऑर्डर्स रिसीव करते हैं ये कस्टमर से। ठीक है जी? ये काम है ट्रैवलिंग एजेंट्स का। अब क्या इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो करना है? इंटरनल चेक फॉर ट्रैवलिंग एजेंट्स।
क्या सिस्टम फॉलो करना है बेटा? सबसे पहले तो ट्रैवलिंग एजेंट्स को चाहिए कि जितना भी कैश एक दिन में उनके पास इकट्ठा हुआ है, उस कैश को सेम डे बैंक में जमा करवाया जाए। कैश कलेक्शन को डेली बैंक में जमा करवाएं। ठीक है जी, अपने पास नहीं रखना उन्हें कोई भी कैश। जो भी कैश इकट्ठा हुआ है उसे साथ ही साथ बैंक में जमा करवाएं। दूसरा, इशू ऑफ इंटरिम रिसीट, कच्ची रसीद, कच्ची रसीद बनाकर कस्टमर को दे। ट्रैवलिंग एजेंट के पास एक रसीद बुक होती है, वो कच्ची रसीद बुक होती है। ट्रैवलिंग एजेंट सिर्फ कच्ची रसीद दे सकते हैं कस्टमर को। जो पक्की रसीद है वो हेड ऑफिस से आती है। हेड ऑफिस कौन? प्रिंसिपल का जो हेड ऑफिस है, वहां से आती है पक्की रसीद। क्यों किया जाता है ऐसा? अगर ट्रैवलिंग एजेंट ही पक्की रसीद देने लगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कच्ची रसीद ट्रैवलिंग एजेंट देता है, और ट्रैवलिंग एजेंट शाम को जाकर हेड ऑफिस में बताता है कि इस कस्टमर को मैंने ये सामान कच्ची रसीद पर सेल किया है, और उसके बेस पर जो हेड ऑफिस है या प्रिंसिपल है वो पक्की रसीद कस्टमर को निर्धारित समय के अंदर अंदर प्रदान करता है। सो सबसे पहले क्या है? इंटरिम रिसीट, इंटरिम रिसीट, कच्ची रसीद कस्टमर को देगा। कौन? कौन देगा? ट्रैवलिंग एजेंट देगा। कच्ची रसीद बनाकर कस्टमर को दे, उसके साथ ही एवं ट्रैवलिंग एजेंट प्रिंसिपल को या हेड ऑफिस में फाइनल रिसीट, फाइनल रिसीट क्या होती है? पक्की रसीद। पक्की रसीद देने के लिए जानकारी दे। ठीक है जी, कच्ची रसीद कस्टमर को देने के बाद जो ट्रैवलिंग एजेंट है उसे क्या चाहिए कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करे कि अब आप कस्टमर को फाइनल रसीद प्रदान कीजिए। थर्ड, सेंडिंग फाइनल रिसीट। फाइनल रिसीट को आप कंफर्मेटरी रिसीट भी कहते हैं। कंफर्मेटरी रिसीट, पक्की रसीद। इसके बाद क्या होगा? जो प्रिंसिपल है वो कस्टमर के पास पक्की रसीद भेजेगा निर्धारित समय के अंदर अंदर। निर्धारित समय के अंदर अंदर प्रिंसिपल कस्टमर को पक्की रसीद भेजेगा। उसके बाद क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आप कस्टमर को उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कस्टमर के पास भिजवाएं। ठीक है जी। क्यों? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भिजवाने का क्या मकसद है? क्यों भिजवानी है? सबसे पहली बात तो ये कि इससे
एक तरह से रिमाइंडर जाता है टू द कस्टमर। आप कस्टमर को रिमाइंड करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि आपकी इतनी पेमेंट रहती है। ठीक है जी, आप एक तरह से याद करवा रहे हैं कस्टमर को, इतनी पेमेंट रहती है, भिजवा दीजिए। दूसरा, आपकी बुक्स के साथ आपकी बुक्स के साथ कस्टमर की बुक्स चेक हो जाएंगी। ठीक है जी, मान लीजिए ये है कस्टमर की बुक्स। कस्टमर ने आपसे बहुत सारा सामान खरीदा हुआ है, ये कस्टमर की बुक्स है, और कस्टमर की बुक्स में दिख रहा है कि कस्टमर ने आपको 10,000 रुपए देने हैं। ये कस्टमर की बुक्स में दिख रहा है। आपकी बुक्स में क्या दिखना चाहिए? आपकी बुक्स में दिखना चाहिए कि मैंने कस्टमर से 10,000 रुपए लेने हैं। ये है आपकी बुक्स। आपकी बुक्स में भी यही दिखना चाहिए कि मैंने कस्टमर से 10,000 लेने हैं। लेकिन आपकी बुक्स में दिख रहा है कि मैंने कस्टमर से 12,000 लेने हैं। लेकिन कस्टमर कह रहा है मैंने 10,000 देने हैं। तो फिर डिफरेंस कितना है? 2,000 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया? हो सकता है ट्रैवलिंग एजेंट ने 2,000 रुपए इससे लेकर आपको ना दिए हों। हो सकता है वो आपके साथ धोखा कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2,000 रुपए देने वो भूल गया हो। अभी उसने 2,000 रुपए आपको जमा करवाने हो। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एजेंट की जो गलती है वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए कस्टमर को उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बीच-बीच में भिजवाते रहें। एक तो ये उसको रिमाइंडर जाता जाएगा, उसको आप याद करवा पाएँगे कि आपकी इतने की पेमेंट रहती है। दूसरा, आप कस्टमर की बुक्स के साथ अपनी बुक्स चेक कर पाएँगे, और यदि कोई डिफरेंस है, तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट कर पाएँगे कि कहीं ट्रैवलिंग एजेंट धोखा तो नहीं कर रहा, या उससे किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है जी? तीस चौ 5th पॉइंट क्या है बेटा इसमें? नो परमिशन ऑफ डिडक्शन। आप ट्रैवलिंग एजेंट को बिल्कुल इजाज़त ना दें, किसी भी तरह का कोई पैसा काटने की। इजाज़त ना दें कोई भी पैसा काटने की। कस्टमर के पास इकट्ठे हुए दिन भर के ₹50,000, और इस 50,000 में से उसकी कमीशन बनती थी कुछ, उसकी कमीशन बनती थी। आपने ट्रैवलिंग एजेंट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना है कि वो किसी भी तरह का कोई पैसा सेल्स प्रोसीड्स में से ना काटे। हाँ जी, किसी की अटेंडेंस रहती है तो बोलिए। 49 ऋषभ। क्लास खत्म होने से पहले ही बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं मीटिंग लीव करके। आई विल सेंड देम अ रिमाइंडर।